हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। जैसे कि आपको पता है कि 12th क्लास में दो बुक्स है, एक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और दूसरी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो एक बुक में हम वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को जानेंगे और दूसरी बुक में हम इंडिया की पॉलिटिक्स को जानेंगे। अब जैसे कि एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस अपडेट किया है, तो 2023 के न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग जो सिलेबस अपडेट हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम ये अपना सिलेबस आगे कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि पहले जो था इसमें 9 चैप्टर्स थे, बट अब 8 चैप्टर्स है और फर्स्ट बुक में 7 चैप्टर्स है। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक्स है दोनों, क्योंकि पॉलिटिक्स को जब एक बच्चा पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है तो उसने क्या है कि पॉलिटिक्स को जानना है। तो पॉलिटिक्स ये बेस बनाएगी, दोनों बुक्स आपकी बेस बनाएंगी। जैसे कि 11th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, पॉलिटी के बारे में। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स, तो पॉलिटी क्या है कि वो प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करती है कि स्टेट क्या है, कैसी होगी स्टेट, गवर्नमेंट के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, डीपीएसपी है, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो जितने भी प्रोविजंस हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं पॉलिटी में। और वही चीजें जब बाद में काम करती हैं तो उसको हम पढ़ते हैं पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स इज द अरीना वेयर डिसीजंस आर मेड। पॉलिटिक्स क्या है, जिसमें कि हम पावर के लिए कॉन्टेस्ट करते हैं, लड़ते हैं, और इसमें बहुत सारे अलग अलग फैसले लिए जाते हैं, गवर्नेंस, हर चीज पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती है। तो जो आपकी 12th की दोनों बुक्स है उसमें हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और 11th में आपने पढ़ा था पॉलिटी के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये चीज बोलूंगी कि बच्चे क्या करते हैं कि बीच बीच में से टॉपिक्स उठा के पढ़ते हैं। तो बीच बीच में से टॉपिक्स उठा के नहीं पढ़ना है, क्योंकि कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले आप बुक लो। तो सबसे पहले जैसे हमारी बुक है ना, तो बुक का नाम क्या है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये जो हमने जब बुक का नाम पढ़ा तो हमें ये चीज आइडिया मिल गया कि इस बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि भारत की राजनीति 1947 से कैसे कैसे चेंज हुई, कौन कौन अलग अलग लीडर्स आए, और कौन सा लीडर कैसा था, कैसी उसकी पर्सनैलिटी थी, कौन एक करिस्मेटिक लीडर रहा, और उसी के साथ साथ कैसे भारत की राजनीति टाइम टू टाइम चेंज होती गई। तो सबसे पहले जैसे हमने बुक का पूरा टाइटल हमने समझ लिया, तो उसके बाद हम किसको समझेंगे कि इस बुक में क्या सिलेबस दिया गया है, क्या चैप्टर्स है। तो जब हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो चैप्टर्स भी पूरे सीक्वेंस में दिए गए हैं, पूरी एक कहानी। फॉर एग्जांपल जैसे कोई वेब सीरीज देख रहे हैं तो उसमें क्या क्या अलग अलग पूरे सीक्वेंस में एपिसोड्स चल रहे हैं, और बीच में से अगर हम एक भी एपिसोड स्किप कर देते हैं तो कहानी जो है वो समझ में नहीं आती है। तो उसी की तरह ये बुक पढ़नी है ताकि हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और हमें मजा भी आए। तो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस एट 15 अगस्त 1947। तो 1947 से लेकर 2025 तक की पॉलिटिक्स को इसमें हम पढ़ेंगे। तो जब इंडिया आजाद हुआ तो क्या चीजें बिल्कुल स्टेबल थी, क्या चीजें अपने आप बिल्कुल चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने हर चीज डाल दी और वो चीज अपने आप मतलब वर्क करना स्टार्ट कर गई थी। नहीं, 1947 के बाद हमारे सामने बहुत बड़े चैलेंजेस थे। ठीक है, तो वही हमारा फर्स्ट चैप्टर है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन ये पुट करूंगी कि व्हाट इज अ नेशन, क्योंकि कभी कभी हम स्टेट को और नेशन को एक साथ, हम उसको एक ही मतलब, बच्चे नेशन का और स्टेट का एक ही मतलब समझते हैं। तो ये डिफरेंट चीजें हैं, क्योंकि स्टेट जो है इसके 4 एलिमेंट्स हैं, एक गवर्नमेंट, टेरिटरी, पॉपुलेशन और सॉवरेनिटी। ठीक है, तो नेशन क्या है, नेशन इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट। नेशन जो है इट इज द फीलिंग ऑफ वननेस। ठीक है, अब भारत जो है उस टाइम पे कहा जाता है कि अबाउट 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। अब तो स्टेट्स तो थी, लेकिन नेशन बनाने का सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनमें एक फीलिंग ऑफ वननेस आए, यूनिटी, इंटीग्रेशन को लेके काम करना था हमें, कि ताकि सभी वो लोग क्या बोले कि वी आर इंडियंस। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे सामने। तो उस टाइम पे इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थी, बहुत ही काबिले तारीफ पर्सनैलिटी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया, इनको विस्मार्क ऑफ इंडिया बोला गया। तो इन्होंने एक
इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया था कि इन्होंने अबाउट 562 प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ के इंडिया में ज्वाइन करवा दिया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे साइन करवा के। लेकिन हाँ, पीछे बची तीन स्टेट्स, और वो 3 स्टेट्स कौन सी थी? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। और यहाँ पे मसला थोड़ा सा खराब हो गया था, लेकिन बाद में जूनागढ़ में प्लेबिसाइड हुई और अबाउट 99% लोगों ने वोटिंग जो थी वो इंडिया के फेवर में की थी। और वहां का जो हेड था महाबत खान, वो बाद में पाकिस्तान में चला जाता है, और पाकिस्तान का उस टाइम पे हेड कौन था? जुल्फिकार अली भुट्टो। तो ऐसे जो जूनागढ़ का मसला था वो थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। और उसके बाद हैदराबाद, तो हैदराबाद की प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और उस टाइम पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ये जो चैलेंज लिया था कि मैं इंडिया को यूनाइट करूंगा, तो इसके लिए उन्होंने ना एक अप्रोच को अपनाया था, और वो अप्रोच थी कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। मतलब जो चीज जो लोग मान रहे हैं कि हम इंडिया में ज्वाइन करेंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे साइन करके हम अपनी कम्युनिकेशन, अपना ट्रेड, अपना एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया को सौंपेंगे, और बाकी जो चीजें हैं वो स्टेट के पास ही रहेंगी, और हम फाइनली किस में ज्वाइन कर रहे हैं? इंडियन यूनियन में। तो वहां पे मतलब कहा जाता है कि कैरेट दी और उसको ज्वाइन करवा दिया वहां पे। और जो लोग नहीं मान रहे हैं वहां पे उन्होंने किसका यूज किया? स्टिक का। तो ये उनकी बड़ी फेमस अप्रोच थी, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। तो हैदराबाद में थोड़ा सा उन्होंने स्टिक का यूज किया और फाइनली हैदराबाद को भी ज्वाइन करवा दिया इंडिया में। लेकिन वो कश्मीर को नहीं ज्वाइन करवा पाए, जम्मू कश्मीर का मसला जो था वो थोड़ा सा अटक गया। और बाद में जैसे कि हमें पता भी है कि आर्टिकल 370 और 35A के अंडर जो जम्मू कश्मीर का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, और जम्मू कश्मीर जो है वो अलग से ही रहा। लेकिन फाइनली अब 2019 में अमित शाह जी ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंडर जम्मू कश्मीर को भी ज्वाइन करवा दिया इंडियन यूनियन में। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में यही चीजें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस थे हमारे सामने उस टाइम पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कैसे इनिशिएटिव लेते हैं, कैसे ये तीनों जो स्टेट्स है, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर का क्या इशू रहा, क्या प्रॉब्लम्स रही यहाँ की, नेहरू जी की क्या अप्रोच थी मतलब कि नेशन बिल्डिंग के लिए। तो फर्स्ट चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जैसे कि हम सभी को पता है कि जब 1947 से अगर पहले की बात की जाए, तो 1947 से पहले क्या था? कौन सी पार्टी थी जो हमारे लिए लड़ रही थी? जो फ्रीडम फाइटर्स कौन से? मैक्सिमम सब कौन थे? कांग्रेस के ही थे। तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो कि आजादी के लिए हमारे लिए लड़ी, हम इंडियंस के लिए लड़ी। तो अभी जब 1947 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब इंडिया आजाद हुआ, तो उसके बाद कौन सी पार्टी डोमिनेट करेगी? नेचुरली ऑब्वियस है कि कांग्रेस ही डोमिनेट करेगी। तो इस चैप्टर में हम कांग्रेस की डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुई? फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुई 1951 से लेकर 1952 तक। तो इसीलिए जब आपको एमसीक्यू आता है तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में आप 1952 ही मतलब वहां पे मार्क करोगे, क्योंकि मैक्सिमम जो इलेक्शंस हुई थी वो 1952 में ही हुई थी। 51 में स्टार्ट हुई थी, 52 में फाइनल हो गई। फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुई 1952 में, और सेकंड जनरल इलेक्शन हुई थी 1957 में, और थर्ड जनरल इलेक्शन हुई 1962 में। ठीक है, और जब ये फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस हुई, तो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में डोमिनेट किसने किया? कांग्रेस ने। तो इसीलिए रजनी कोठारी जैसे कुछ सोशल साइंटिस्ट हुए, जो कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या बोला कि हमारे देश में क्या चल रहा है? कांग्रेस सिस्टम। और कुछ लोगों ने इसको बोला कि नेहरू सिस्टम चल रहा है। मतलब क्योंकि किसकी डोमिनेंस है? कांग्रेस की। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे 3 जनरल इलेक्शंस में जो कांग्रेस है वो डोमिनेट कर रही है, और 4th जनरल इलेक्शन में थोड़ा सा कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गई थी। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जैसे नेहरू सिस्टम बोला जा रहा है, फर्स्ट जनरल, अगर कांग्रेस, जब हम 1947 के टाइम की कांग्रेस को जब हम याद करते हैं, तो हमारे दिमाग में एकदम से कांग्रेस के नाम से कौन सी पर्सनालिटी का मतलब एकदम से एक इमेज आ जाती है हमारे दिमाग में? नेहरू जी की। ठीक है, तो नेहरू मतलब कि कांग्रेस का मतलब क्या है? नेहरू सिस्टम। फर्स्ट जनरल इलेक्शन में लोगों ने किसके नाम पे वोट दिए? नेहरू जी के नाम पे। सेकंड में भी ऐसे ही हुआ, थर्ड में भी ऐसे हुआ, लेकिन फोर्थ के टाइम पे नेहरू जी की डेथ हो गई थी। तो इसीलिए थोड़ा सा जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो डिक्लाइन हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो इतना ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पाई। तो सेकंड चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे।
उसके बाद जैसे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट की तो हमने बात कर ली कि जैसे कि इलेक्शन, जैसे इलेक्शन हुई मैं फर्स्ट जनरल इलेक्शंस की बात कर रही थी, तो कांग्रेस ने ही थोड़ी ना इलेक्शन करवानी थी अपनी, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो इस चीज के लिए मेंशन भी नहीं किया था कि इलेक्शन कौन करवाएगा, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए ताकि लोगों को लगे कि जो इलेक्शन हुई है वो बिल्कुल फ्री और फेयर तरीके से हुई है। तो इसीलिए किस चीज को एस्टेब्लिश किया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूंगी, हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सुकुमार सेन। ठीक है, तो बहुत बार ये मल्टीपल आ जाता है, सुकुमार सेन क्या थे, हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो अच्छे से थोड़ा सा हमने एस्टेब्लिश कर दिया था। इलेक्शन हुई, मतलब अब दुनिया को ये लगने लगा था कि इंडिया कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग अब ये देश चलने लगा है। पॉलिटिकल सिस्टम में तो डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, बट अब बारी किसकी थी, इकोनॉमी की, क्योंकि हमें पता है, जैसे कि हमने ये सुना हुआ है कि भारत क्या था, सोने की चिड़िया। ठीक है, अब सोने की चिड़िया तो है, और जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे इतनी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने की थी कि चिड़िया रह गई यहीं पे और सोना कहाँ चला गया, ब्रिटेन में। ठीक है, तो मतलब अब थोड़ी सी चिड़िया को फिर से हमने, मतलब चिड़िया मतलब इंडिया को फिर से थोड़ा सा रिवाइव करना है, इसकी इकोनॉमी को हमने थोड़ा सा, वो जो स्टक हो गई थी उसकी इकोनॉमी, जो डिक्लाइन कर गई थी, अब उसमें भी ग्रोथ चाहिए हमें। तो उसके लिए क्या था कि हमें कुछ प्लान करना है, क्योंकि कोई भी चीज जब हमने उसमें ग्रोथ की, हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या है, प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग के बिना कोई भी चीज सक्सेसफुल होती है, नहीं होती है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है, बैग ऑफ बारोइंग, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले मैक्सिमम कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया था। ठीक है, तो उसी तरह अब यहाँ पे आपका जैसे थर्ड चैप्टर है, पॉलिटिक्स इन प्लान्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि ये प्लान्ड डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए प्लानिंग की जा रही है, और यहाँ पे हमने लाया 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये जो प्लान 5 ईयर प्लान था, ये हमने कहां से बोरो किया है, यूएसएसआर से। याद करो, कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो फर्स्ट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर में स्टालिन की गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान लाया था, और फिर यहीं से इंस्पायर होकर सभी ने अपने देश में भी, उनको लगा कि इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छी चीज है, और सभी ने वहां से बोरो किया, और हमने भी वहीं से ये बोरो किया था। मतलब इंडिया ने 5 ईयर प्लान कहां से बोरो किया है, यूएसएसआर से। ठीक है, और 5 ईयर प्लान लाया, और इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कितने 5 ईयर प्लान्स रहे, और हर 5 ईयर प्लान की कुछ ना कुछ एक स्पेशल कुछ विशेषताएं थी। तो इसमें हम जानेंगे कि किस 5 ईयर प्लान के टाइम पे कौन सी चीज, मतलब क्या स्पेशलिटी रही उसकी। ठीक है, तो उसके बाद 5 ईयर प्लान काम तो अच्छे से कर रहा था, बट क्या हुआ कि 2014 में जैसे हमें पता है कि उस टाइम पे बीजेपी की सरकार आई, तो बीजेपी की गवर्नमेंट के आने के बाद हमें लगा कि अब 5 ईयर प्लान को थोड़ा सा इसमें हमने चेंजेस लानी है, क्योंकि टाइम बहुत आगे निकल चुका है। अगर हम ग्रोथ चाहते हैं, इंडिया को एक अच्छे लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो हमें इसमें कुछ चेंजेस लानी होंगी। तो 5 ईयर प्लान का नाम हमने चेंज कर दिया, और इसका नाम रखा हमने नीति आयोग। ठीक है, तो ये प्रॉपर नीति आयोग के बारे में, प्लानिंग कमेटीज के बारे में, हर चीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ जाता है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। तो जैसे हमने अपनी पॉलिटिक्स की बात कर ली, अपने पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर ली, हमने इकोनॉमी की बात कर ली, तो फिर अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल रिलेशंस की। एक्सटर्नल रिलेशंस मतलब कि एक्सटर्नल रिलेशंस, यहां से क्या चीज आ रही है दिमाग में, फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति, कि एक देश ने दूसरे देश से कैसे बात करनी है, उसी को हम बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, अब भारत की क्या फॉरेन पॉलिसी रहेगी, और यहां पे ये चैप्टर क्यों ऐड किया गया है, इस मतलब अगर हम बोले कि 1 2 3 4th नंबर पे एक्सटर्नल रिलेशंस की बात की गई है, क्योंकि यहां तक तो हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। अगर मैं यहाँ पे आपको डिकेड्स के हिसाब से समझाऊं, अगर डिकेड्स के हिसाब से मैं आपको समझाऊं, तो ये बुक ज्यादा ईजी हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, जैसे प्रॉपर यहाँ पे 50s की बात करें, हम 60s, तो अगर ये जो चैप्टर है आपका इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, तो एक्सटर्नल रिलेशन का मतलब फॉरेन पॉलिसी,
और फॉरेन पॉलिसी मतलब कि ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम पे हमने बात कर ली, हमने अपनी इकोनॉमी को लेके बात कर ली, तो थोड़ा सा अब हम अपनी विदेश नीति पे बात कर लेते हैं कि इंडिया के रिलेशन कैसे रहेंगे बाकी वाले नेशंस के साथ। तो थोड़ा सा यहां से अगर मैं आइडिया दूं आपको कि 4th चैप्टर में ही क्यों एक्सटर्नल रिलेशंस को रखा गया, तो अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करूं इस बुक को डिकेड्स के हिसाब से, डिकेड में कितने ईयर्स होते हैं? 10 ईयर्स, ठीक है। जैसे सेंचुरी में 100, वैसे ही डिकेड में कितने ईयर्स है? 10, ठीक है। तो 1950, 60s, 70s एंड 80s, उसके बाद 90s ऑनवर्ड। तो 1950, अगर 1950 वाले डिकेड की हम बात करें तो इसमें क्या था? इसको प्रॉपर किस डिकेड के नाम से जाना गया? इसको बोला गया डिकेड ऑफ नेशन बिल्डिंग। मतलब 50s वाला जो डिकेड था, ये कौन सा डिकेड था? नेशन बिल्डिंग। यहाँ पे नेशन बिल्डिंग की बात की गई है, यहाँ पे डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने की बात की गई, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को एस्टेब्लिश करने की बात की गई, ठीक है। तो इसीलिए 1950s का जो डिकेड है वो प्रॉपर रहा नेशन बिल्डिंग का। 60s वाले डिकेड को बोला गया डेंजरस डिकेड। मतलब ऐसा क्या हो गया कि इसको डेंजरस डिकेड के नाम से बोला जा रहा है? डेंजरस डिकेड इसलिए बोला क्योंकि 60s में अगर हम उस टाइम पे इंडिया की कंडीशन को देखें तो इंडिया में थोड़ी सी फेमाइन की कंडीशन थी, मतलब कि अकाल पड़ा था यहाँ पे खाने की किल्लत हो रही थी, ठीक है। मतलब कि भारत के लोग थोड़ा सा इकोनॉमिकली प्लस बहुत सारी चीजों की कमियों से जूझ रहे थे, ठीक है। और इतने में 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हो जाता है, ठीक है। सीनो इंडिया वॉर कब हुआ? 1962 में। और जैसे कि हमें पता है कि जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ तो इंडिया वहां पे हार गया था, ठीक है। उसके बाद तुरंत जब इंडिया हारा तो उसके बाद क्या हुआ कि नेहरू जी पे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन उठाए कि ऐसे कैसे हो गया। और वैसे भी नेहरू जी की हेल्थ जो थी वो अच्छी नहीं चल रही थी, वो बीमार थे, और इसी सदमे में अपनी हेल्थ मतलब डाउन होने के कारण नेहरू जी की डेथ हो जाती है 1964 में। 1964 में नेहरू जी की डेथ हुई, मतलब कि भारत के प्रधानमंत्री जी की डेथ हो गई। तो उसके बाद अब भारत मतलब कांग्रेस को मतलब एक पार्टी जो वहां पे मेजोरिटी में है, जो रूल कर रही है, वहां उसकी प्राइम मिनिस्टर, वहां के प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई है, तो एक नया चेहरा चाहिए। तो उस टाइम पे यहाँ पे किसको लाया गया था? 1964 में लाल बहादुर शास्त्री को लाया गया, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री के आने के बाद तो जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो भी एक बहुत ज्यादा काबिले तारीफ पर्सनालिटी थे। आते ही उन्होंने मतलब उनको ना पॉलिटिक्स की बड़ी ज्यादा समझ थी, तो आते ही उन्होंने एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। अब जय जवान जय किसान देने के पीछे ये रीजन था कि भारत युद्ध कर रहा है और युद्ध में कौन लड़ रहा है? सोल्जर्स, ठीक है, जवान, ठीक है। और उसके बाद भारत में जो सरवाइव करने के लिए खेतों में काम कौन कर रहा है? किसान। तो उन्होंने स्लोगन क्या दे दिया? जय जवान जय किसान, ताकि वो भारत के लोगों के साथ जुड़ सके कि नेहरू नहीं है बट नेहरू की तरह, नेहरू के जैसे कोई काबिल इंसान आया जो भारत को चला सकता है। और जब ये शास्त्री जी ने जब ये नारा दिया तो उसके बाद भारत की जनता सच्ची में लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ जुड़ गए थे, ठीक है। और इतने में क्या होता है कि 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो जाता है। 1965 में इंडिया का वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ और यहां पे इंडिया जीत गया, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि जब भी दो नेशंस के बीच में लड़ाई होती है तो उसके बाद थोड़ा सा रिलेशंस को स्टेबल किया जाता है, तो इसका मतलब वहां पे कोई एग्रीमेंट होता है। तो अब 1965 में जब वॉर हुआ उसके बाद एक एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट का नाम था ताशकेंट एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट हुआ था उज्बेकिस्तान में। और कहा जाता है कि दिन को जब ये एग्रीमेंट हुआ, रिलेशंस पे बात हुई, तो शाम को जब लाल बहादुर शास्त्री जी सोने जाते हैं तो वहां पे उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में डेथ हो जाती है। मतलब कि सोचो 60s के डिकेड को हम क्या बोल रहे हैं? डेंजरस डिकेड। मतलब एक डिकेड में भारत के 2 प्रधानमंत्रियों की डेथ हो गई। तो सच्ची में हुआ ना ये, और वॉर भी हुए चाइना के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। तो उसके बाद जब इनकी वहां पे डेथ हो जाती है तो देन ये बोला जाता है कि वहां पे कुछ कुछ गलत हुआ था उनके साथ, जैसे कि ताशकेंट फाइल्स नाम की एक मूवी भी है, उसमें तो ये बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि जो उनकी डेथ थी उसमें उनको दूध में जहर दिया गया था।
तो ये मूवी भी आपको देखनी चाहिए। वैसे आपको जो आपकी ये बुक है, इस बुक के लास्ट में बहुत सारी मूवीज को मेंशन किया गया है ताकि बच्चों के लिए समझने में वो चीजें इजी रहे, तो वो मूवीज आपको देखनी चाहिए, ठीक है। तो 1965 में उसके 66 में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ और फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई। तो देन सभी के मन में ये क्वेश्चन आया कि अब कौन, अब कांग्रेस को कौन संभालेगा। तो देन एक चेहरा लाया सामने और वो चेहरा था इंदिरा गांधी जी का। और इंदिरा गांधी को उस टाइम ये माना जाता है कि ये बोला गया कि ये गूंगी गुड़िया है, मतलब गूंगी गुड़िया बोला गया कि इसको हम चेयर पे बिठा देंगे और पीछे से कुछ जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे कांग्रेस के, वो खुद तो वो उस चेयर पे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे तो बैठ ही सकते हैं, लेकिन वो लोग वहां बैठेंगे और आगे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे किसको बिठाएंगे, इंदिरा गांधी को, और पीछे से जो भी बोलेंगे वैसा ही सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी ने प्रूव किया कि मैं गूंगी गुड़िया नहीं हूं, मैं एक किस नाम से, किस टाइटल से विख्यात हुई वो, आयरन लेडी के नाम से, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा 60s का डिकेड, अब ये सब चीजें जानने के बाद सच्ची में जो 60s का डिकेड था वो कैसा था, डेंजरस डिकेड था। और 70s, अगर हम 70s का देखें तो 70s का कैसा था, 70s को किस नाम से जाना गया, ब्लैक डिकेड, ठीक है। ब्लैक डिकेड क्यों, क्योंकि यहां पे इमरजेंसी लगी हुई थी, ठीक है, इमरजेंसी लगी थी। कहा जाता है कि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या हो रही थी, हत्या इन द सेंस की जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, जो चीजें मुहैया करवाई गई थी भारत के सिटीजन्स को, वो सब चीजें नहीं मिल रही थी। और जो इंदिरा गांधी थी वो अपनी मर्जी से चेंजेस करती जा रही थी कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि 42nd अमेंडमेंट को हम ले लेते हैं, तो 42nd अमेंडमेंट में इतनी सारी चेंजेस की गई थी कि उसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना गया। तो इसीलिए इस डिकेड को ब्लैक डिकेड के नाम से जाना गया। उसके बाद अगर हम 80s की बात करें तो इसको रीजनल एस्पिरेशंस के नाम से जाना गया, रीजनल एस्पिरेशंस। तो 80s के टाइम पे क्या हो रहा था कि 80s के टाइम पे मैक्सिमम रीजन्स जैसे जम्मू कश्मीर, मणिपुर, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सारे लोग क्या कर रहे थे, लैंग्वेज के बेसिस पे अपने कल्चर को लेकर, अपनी रीजनल ऑटोनॉमी को लेकर डिमांड्स कर रहे थे कि हमें अलग से स्टेट बना दिया जाए। तो जो 80s का डिकेड है ये प्रॉपर इश्यूज का टाइम रहा, तो इसीलिए यहाँ पे रीजनल एस्पिरेशंस के नाम से इसको जाना जाता है। तो अगर 90s की हम बात करें तो अब यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम का जो है थोड़ा स्टेबल हो गया था, इकोनॉमी स्टेबल हो गई थी। अब प्रॉपर भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर गया था। तो यहाँ पे ये डेवलपमेंटल डिकेड रहा, डेवलपमेंटल डिकेड, ठीक है। डेवलपमेंटल डिकेड क्यों, क्योंकि हमने देखा कि 91, 92 के टाइम पे बड़े ज्यादा काम हुए। अगर 1991 की बात की जाए, 1992 की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा काम हुए, क्योंकि एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया। उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। 73rd और 74th अमेंडमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 90s के टाइम पे बड़ी ज्यादा डेवलपमेंट हुई। और उसके बाद अगर हम देखें, अगर हम 2000 के बाद 2025 तक देखें तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, बहुत सारी चेंजेस आई हैं, ठीक है। तो 90s के टाइम पे सब स्पेशल ये चीज थी कि यहाँ पे मंडल इशू की भी बात की गई, यहाँ पे अयोध्या डिस्प्यूट की भी बात की गई, मतलब कि भारत की राजनीति एकदम से चेंज हो रही थी, ठीक है। तो ये सारे डिकेड्स के हिसाब से हम इस बुक में पढ़ेंगे। तो इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, देखो इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, तो जैसे हमने देखा कि 62 में वॉर जब हुआ तो इंडिया वहां पे हार गया, 65 में इंडिया जीत गया। उसके बाद अगर हम 70s के डिकेड की बात करें तो 71 में भी वॉर हुआ था, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो उस टाइम पे इंडिया के खिलाफ थे सभी, यूएसए उसके खिलाफ था, ठीक है। चाइना जो था वो इंडिया के साथ नहीं था। तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सा अपने रिलेशंस को लेके भी थोड़ा सा विचार करना था। तो उस टाइम पे जैसे इंदिरा गांधी ने यूएसएसआर के साथ रिलेशन अच्छे बनाए थे, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप फॉर 20 ईयर्स, याद है। एक्सटर्नल रिलेशंस मतलब फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे हम इसमें। प्रिंसिपल्स में जैसे कि नाम, पंचशील, ठीक है। तो ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। पंचशील क्या है, पंचशील प्रॉपर इसमें 5 प्रिंसिपल्स है
जो कि इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। तो नेहरू जी ने ये एस्टेब्लिश किया था, पंचशील साइन किया था, प्रॉपर एक एग्रीमेंट था ये, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, कि क्या क्या चैलेंजेस आए, ठीक है, कांग्रेस के सामने और कैसे रिस्टोर किया। और ये किसके टाइम की बात है, ये इंदिरा गांधी के टाइम की बात है। जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया तो राजीव गांधी को लाया गया। मतलब कांग्रेस के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन उसके बावजूद भी जो कांग्रेस ने क्या किया, रिस्टोर किया अपने आप को। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। जैसे कि डेमोक्रेटिक ऑर्डर, डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, तो डेमोक्रेटिक ऑर्डर को लेकर क्या क्राइसिस आ रहे हैं। तो क्राइसिस मतलब कि यहाँ पे सिंपल बात है कि यहाँ पे इमरजेंसी की बात हो रही है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो गए थे। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन से पार्ट में है, पार्ट 3, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 डील करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ, और इमरजेंसी के टाइम पे हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। और सस्पेंड जब हुए तो एक काफी टाइम के बाद जो इंडिया के लोग थे, इंडिया के लोगों ने डिमांड की कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें वापस दिए जाए। तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने एक स्वर्ण सिंह कमेटी का चयन किया था, और ये कमेटी का चयन करने के बाद मतलब उन्होंने बोला कि इनको रिमाइंडर दिया जाए कि इनकी कुछ ड्यूटीज भी हैं। तो उस टाइम पे जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की रिकमेंडेशन दी थी, बट बाद में 10 ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, और ये 42nd अमेंडमेंट के तहत ही ये सारी ड्यूटीज जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई थी। और इससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज का कोई जिक्र नहीं था, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज नहीं थी, ये 42nd अमेंडमेंट में ही डाली गई है। और 10 ड्यूटीज थी पहले, लेकिन अगर हम अब देखें तो हमारी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11। और 11th ड्यूटी कौन सी अमेंडमेंट के तहत डाली गई, 86th अमेंडमेंट के तहत। और 11th ड्यूटी क्या है, जैसे कि आपको पता है कि 21 आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A किससे डील करता है, राइट टू एजुकेशन से। अब जो राइट टू एजुकेशन हमने दे दिया, तो देन थोड़ी सी एनालाइज किया गया इस चीज को कि राइट टू एजुकेशन देने के बावजूद भी जो भारत की एजुकेशन है उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि जो एजुकेशन का राइट है वो तो हमने बच्चों को दिया है। तो देन उन्होंने क्या किया कि 2002 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो देन इस चीज को एनालाइज करने के बाद उनको ये चीज रियलाइज हुई कि हमें एक ड्यूटी, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, कि कैसे डेमोक्रेटिक ऑर्डर के लिए बहुत सारे क्राइसिस आ रहे हैं। यहाँ पे इमरजेंसी लगी, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया, फिर यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज वाला कंसेप्ट लाया गया। जैसे कि हमने अलग अलग रिट्स को पढ़ा था, तो हैबियस कॉर्पस, जैसे कि बहुत सारे, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक प्रोविजन रखा गया है। तो उस टाइम पे प्रिवेंटिव डिटेंशन का सहारा लेके इंदिरा गांधी जी ने मैक्सिमम लीडर्स जो भी उनके खिलाफ बोल रहे थे उनको डिटेंशन में डाल दिया। तो ये सब चीजें हो रही थी यहाँ पे। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है रीजनल एस्पिरेशंस। तो रीजनल एस्पिरेशंस में हम देखेंगे कि जैसे हमारा कश्मीर इशू, हमारा पंजाब में जैसे खालिस्तान की डिमांड हो रही थी, यहाँ पे राजीव गांधी और लोंगेवाल के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद मणिपुर एंड नियार रीजन को लेकर बड़ी ज्यादा इश्यूज हो रहे थे यहाँ पे, बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। मणिपुर, नागालैंड, असम, तो इन सभी प्लेसेस के बारे में, इन सभी स्टेट्स के बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। देन उसके बाद प्रॉपर 90s के डिकेड में कि रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब इसमें हमने करंट अफेयर्स को पढ़ना है। ये मत सोचना कि हम सिर्फ हिस्ट्री जान रहे हैं और यहीं से पेपर बन जाएगा, नहीं, इसमें थोड़ा सा हमने करंट भी पढ़ना है, ठीक है। रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसमें हम ये देखेंगे कि 90s के टाइम पे एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब 73rd अमेंडमेंट को लाया गया, 74th अमेंडमेंट को लाया गया। फिर उसके बाद प्रॉपर 2014 में एनडीए जो है वो प्रॉपर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आ जाती है, मतलब कि 543 सीट्स में से 350 सीट्स जो है ये मतलब एनडीए ने सिक्योर की, और उसके बाद फुल मेजॉरिटी के साथ ये लोग आए और एनडीए थर्ड बोला गया उसको, ठीक है, एनडीए थर्ड, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 2014 में। और उसके बाद जब 2019 में इलेक्शन होती है देन भी एनडीए फोर्थ बोला गया उसको, और
303 सीट्स के साथ जो है बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। और प्रॉपर कुछ जैसे सोशल साइंटिस्ट उस टाइम पे फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस के टाइम पे क्या बोल रहे थे वो लोग, कांग्रेस सिस्टम, वैसे ही यहाँ पे क्या बोला गया, बीजेपी सिस्टम। और उसके बाद जो अभी लेटेस्ट इलेक्शन हुई उसमें हमने देखा कि थोड़ा सा बीजेपी को जैसे वहां पे डिक्लाइन किया 4th जनरल इलेक्शन में, वैसे ही बीजेपी ने यहाँ पे डिक्लाइन किया और यहाँ पे ऑल इंडिया अलायंस का मुकाबला करना पड़ा बीजेपी को, बाद में एक कोलिशन लेके आना पड़ा सेंटर में। तो ये सारी हम चीजें किसमें पढ़ेंगे, अपनी सेकंड बुक में, और इंडियन पॉलिटिक्स को बड़े इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे।